सो हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आज एक नया टॉपिक लेके और वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक नई चीज हम देखने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th क्लास। दो सेक्शन में हम इस टॉपिक को बांटेंगे। पहले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी हम उसमें ये देखेंगे कि हम कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का पता लगाते हैं ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है। Equipotential surface. As the name indicates that that means equal, potential means potential, and surface means surface. So we are actually talking about such kind of surface which has equal value of potential at every point. Very simple. हम एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हैं जिसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल हर जगह उसका मान जो है वो समान होगा। उसको हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक इमेजिन करो कि आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। उस चार्ज से स्फीयर के सरफेस तक की जो दूरी होगी वो बिल्कुल सेम होगी, जो होगा उसका रेडियस। अच्छा, जब हर तरफ उसकी दूरी सेम होगी तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी सरफेस पे वो भी क्या होगी, वो भी बिल्कुल सेम होगी। तो एक ऐसा स्फीयर जिसके सरफेस पे, जिसके सेंटर पे एक चार्ज लोकेटेड है, तो वो स्फीयर का जो सरफेस है वो कैसा बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इसको, ये है क्या। अब ऐसा है, डेफिनेशन से पहले आप थोड़ा फिगर पे ध्यान दो। मान लेते हैं कि ये हमारा चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज Q रखा पड़ा है और अगर इससे हम सेम डिस्टेंस यहाँ पर ले लें R, सेम डिस्टेंस ऐसे इधर ले लें R, यहाँ भी ले लें R, यहाँ भी ले लें, हर तरफ की डिस्टेंस बिल्कुल सेम कर लें, तो ये जो आप एक सरफेस देख रहे हो जो यूं मूव करेगा, ये सरफेस। अब आप बताओ, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, हर तरफ की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगी V, वही इस पॉइंट पर होगी, वही इस पॉइंट पर होगी, वही यहाँ पे होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। हर तरफ जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होगी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम यहाँ करेंगे ही नहीं, हर तरफ वैल्यू सेम होनी है। तो ये जो सरफेस जो नहीं बना हुआ था पहले, आपने हर तरफ R डिस्टेंस लेकर एक सरफेस इमेजिन किया, तो ये इमेजिनरी सरफेस जो है वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप एक ऐसे ही सरफेस यहां मान लो, ये ऐसे मान लो, यहां तक ये मान लो, ये जो दूरी है ये भी सेम है, तो ये जो सरफेस है ये भी क्या कहलाएगा आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके भी हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। अगर आप और लेना चाहते हो और एक सरफेस ले लो, उसके ऊपर और सरफेस ले लो, पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, लेकिन जो भी सरफेस बनेगा उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हमने एक ऐसा सरफेस इमेजिन किया जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, और ऐसा सरफेस कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो वी आर इन अ कंडीशन टू डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट द इमेजिनरी सरफेस, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, द इमेजिनरी सरफेस which has equal potential at all its points is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एग्जांपल तो सिंपली ये हो गया कि स्फीयर ऑफ रेडियस R हैविंग अ चार्ज Q एट इट्स सेंटर, एक ऐसा गोला
जिसके सेंटर पे आपको एक चार्ज रखा हुआ है, उस गोले के सरफेस का पोटेंशियल हर जगह हर पॉइंट पे सेम होगा, एंड दैट्स व्हाई दैट स्फीयर विल बी कंसीडर्ड, द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी कंसीडर्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कोई और एग्जांपल दे सकते हैं? एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल, सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर, सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मैं अगर इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, कोई सा भी किसी भी शेप का कोई चार्ज कंडक्टर ले लो आप, अगर आपने यही ले लिया है, कोई कंडक्टर है मान लेते हैं, अब इसके सरफेस की बात करते हैं, हमने इस कंडक्टर पे चार्ज दिया, हमने क्यू चार्ज इस पर दिया, तो अब क्या होगा? क्या क्यू चार्ज यहीं पर रहेगा या फिर कंडक्टर होने की वजह से वो क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर फैलेगा? जाहिर सी बात है, कंडक्टर है तो ये चार्ज इक्वली पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के पूरे सरफेस पर आ गया, ये सरफेस पर आ गया। सरफेस पर क्यों आया? सरफेस पर इसलिए आया क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है तो हर एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करना चाहेगा। अगर ये क्लासरूम है और मैं आपको कहता हूं कि आप 2 लड़के हो, 4 लड़के हो, आप अब दूसरे को रिपेल करो, तो एक बंदा वहां चला जाएगा, इस कोने पे एक बंदा, इस कोने पे एक बंदा, इस कोने पे एक बंदा, उस कोने पे। तो रिपेल होने का बेहतरीन तरीका है अपने आप से मैक्सिमम आप सेपरेशन कर लें, और मैक्सिमम सेपरेशन होने के लिए आपको कॉर्नर्स पे खड़ा होना पड़ेगा, साइड्स में खड़ा होना पड़ेगा। तो वैसे ही ये चार्ज जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये अपने आप को सेट कर लेंगे सरफेस पे जाके, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर एयर है, और एयर का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उसको अलाउ नहीं करता है कि ये एयर में मूव करे। एयर इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है, अप टू अ लिमिट, ठीक है, अच्छी बात है। अब जब ये अपने आप को इसने पूरे सरफेस पे सेट कर लिया है, तो आप ये सोचो जब कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो इस चार्ज पर ध्यान दो, ये चार्ज ना तो इधर मूव कर सकता है ना ही इधर मूव कर सकता है। इस चार्ज पे ध्यान दो, ये भी ना तो इधर मूव कर सकता है ना ही इधर मूव कर सकता है। तो सारे के सारे चार्जेस अपने पोजीशन पे फिक्स हो गए, अब वो और मूव नहीं कर सकते। और आप जानते हो कि एक पॉइंट अगर ये है, दूसरा पॉइंट अगर ये है, यहां से यहां तक चार्ज तभी मूव कर सकता है जब इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंट हो। अगर V1 बड़ा है, V1 बड़ा है और V2 छोटा है, तो V1 से V2 की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। लेकिन अगर ये भी V1 है और ये वाला भी V1 है, दोनों बराबर हो, तो अब ये चार्ज मूव नहीं करेगा। इस बात को हम उल्टी तरह से समझते हैं, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पॉइंट्स के जो पोटेंशियल हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और सेम होती है। तो यहां पर देखिए आप, जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव नहीं कर रहा, इस पर मूव नहीं कर रहा, इस पर मूव नहीं कर रहा, कोई भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि सभी पॉइंट्स के जो पोटेंशियल हो जाएंगे वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू v है तो इसकी वैल्यू भी v होगी, अगर इसकी वैल्यू v है तो इसकी वैल्यू भी v होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस का हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम है। दैट्स व्हाई सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, चाहे वो किसी भी शेप का हो, दैट विल बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप याद रखना, किसी भी चार्ज कंडक्टर का सरफेस वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। हमने पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ लिया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तीन पॉइंट्स हैं इसमें, जो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और एग्जामिनेशन में वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप उन चीजों का ध्यान रखो। हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप इस चार्ज की बात कर रहे हो और यहां पर हम 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, एक अंदर वाला है एक बाहर वाला है, आप और भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपने ये वाली जो पॉइंट देखी है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन किसकी है? ये डायरेक्शन बता रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये वाली भी किसकी डायरेक्शन बता रही है आपको? ये भी डायरेक्शन बता रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ध्यान दो, जो भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जितने भी
अच्छा, जब ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे तो उसको हम नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल्स। इक्विपोटेंशियल्स। जब दो सरफेस आपके पास हो तो दोनों को मिलाकर, या तीन हो, चार हो, पांच हो, जितने भी हो, उनको हम आपस में क्या नाम देंगे? इक्विपोटेंशियल्स। यहाँ पे कितने इक्विपोटेंशियल्स हैं? एक और एक, दो। आप ध्यान दो, यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्विपोटेंशियल्स के बीच का जो एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड जो सरफेस हमारी बन रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों के बीच की जो एंगल है वो कितनी बन रही है आपको? 90 डिग्री। तो हम ये पता लगा सकते हैं यहां से कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक चीज का होना लाजमी है, जरूरी है, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? 90 डिग्री। तो पहली पॉइंट यही हो गई। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज that the angle between equipotential surface and electric field lines is always 90 डिग्री। आप दूसरे अंदाज में क्या कर सकते हो? They are at right angle। अगर आपके पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये आपको दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कर्व है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जा रही होगी आपको? इस तरह से जा रही होगी, सिंपल सी बात है, या फिर इस तरह से आ रही होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दी हुई है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा हो जाएगा? ये 90 पेस पे सरफेस रख दो, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम इसी की बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही देखेंगे। याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट बी फिगर्ड आउट विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कितने में होते हैं? आपको 90 डिग्री पे होते हैं। इस चीज को हम लिख लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। तो मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, तो पहला पॉइंट कि फर्स्ट पॉइंट देख लिया आपने, इक्विपोटेंशियल सरफेस is always at 90 degree या right angle to the direction of electric field, to the direction of electric field। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, आप 90 पे सरफेस रख दो, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है तो आप 90 पे लाइन खींचो, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। सेकेंड चीज देखो, आप सेकेंड बात आप ये कर सकते हो, ये जो हमारा सरफेस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, ये पॉइंट, इन सभी पे हम बात करते हैं। बात करने से पहले लास्ट क्लास से आप एक चीज को याद करो कि वर्क की जो वैल्यू होती है, कभी भी चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो सबसे पहली बात तो आपके पास होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की वैल्यू। तो हमने वर्क पढ़ा हुआ है, W बराबर होता है Q डेल्टा V, ये आप जानते हैं। यहाँ पर डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब हमारे पास दो पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग हो। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो टोटल वर्क चार्ज को मूव करने में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप सोचो, यहां पर एक चार्ज है और ये इस चार्ज को यहां से यहां पर मूव करना है, भले ही वो कैसे भी मूव करे। अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, चार्ज यहां से यहां हमने इसको मूव किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आनी है? वो 0, क्योंकि दोनों ही पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 आ गई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 आ गई तो वर्क कितना करना पड़ा हमको? 0 करना पड़ा। तो हमें क्या बात समझ में आई? किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में कोई वर्क नहीं करना होता। सो इफ वी ट्राई टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन नो वर्क इज डन। ये दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको इस पॉइंट पर ले जाते हो, इस पर ले जाते हो, इस पर ले जाते हो, यहां ले जाते हो, कहीं भी लेकर चले जाओ, आपके पास जो भी वर्क की वैल्यू हो जाएगी दैट बी 0।
तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में कभी भी हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन while moving a charge from one point to another, on an equipotential surface. ये बात होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नो वर्क इज डन व्हाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क हमें नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट कुछ खास नहीं है, आप जानते हो पहले से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा पहला इक्विपोटेंशियल मिलेगा उस पर जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी, मान लेते हैं दैट इज V1, अगला मान लेते हैं दैट इज V2, आगे बढ़ते जाओ मान लेते हैं V3, यहाँ जो पोटेंशियल होगा इक्विपोटेंशियल, उसके बाद V4। तो जो भी चार्ज के नजदीक होगा वहां पर की जो पोटेंशियल होगी वो ज्यादा होगी, उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी और भी घटती जाएगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती जाती है, वैसे ही पोटेंशियल्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे आपको घटती जाती है। तो इफ यू वांट आई कैन राइट इट ओवर हियर लाइक V1 is greater than V2 is greater than V3 and so on। एक पॉइंट और ले लो आप, हम आगे के जो इक्विपोटेंशियल्स हैं, ये पहला वाला इक्विपोटेंशियल है, ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला कुछ ऐसा बन जाएगा, चौथा वाला कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे 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 बढ़ते जाएंगे। देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिया है। आप यहां पर देखो, अब स्मॉल डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहां पर, अब देख रहे हो ये लाइन और ये लाइन आपको बिल्कुल कैसे दिखेगी, पैरेलल। तो जब हम इक्विपोटेंशियल्स बनाते बनाते बहुत दूर चले जाते हैं तो एट फार्दर डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल्स आपस में कैसे शो हो जाते हैं, आपको पैरेलल हो जाते हैं। यहां पर पैरेलल नहीं दिख रहा होगा, जब यहां पर हम एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें तो ये पैरेलल नहीं है, लेकिन यहां पर जब हम दूर चले गए आपको, तो अब जो आपको स्मॉल डिस्टेंस है वो आपको पैरेलल दिखाई देते हैं। तो इक्विपोटेंशियल्स फार्दर पॉइंट पे जाके आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो इक्विपोटेंशियल्स become parallel at larger distance from the charge। चार्ज से जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तो जो इक्विपोटेंशियल्स हैं वो आपस में हमें कैसे दिखेंगे, वो पैरेलल दिखेंगे। उनका स्मॉल जो डिस्टेंस होगा वो आपको आपस में पैरेलल दिखेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं जब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने जो भी बातें देखी उसको आपको ध्यान को रखना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो भी मैं बता रहा हूँ आपको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाय बाय।